हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आओ रिवाइज करें की सीरीज़ में आज हम फिर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से एक टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भाषावाद। थोड़ा सा हमने पिछली स्लाइड में पिछली वीडियो में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए जाने भाषावाद का क्या अर्थ है। किसी समाज या राज्य में व्यक्तियों के द्वारा अपनी भाषा को प्राथमिकता देना तथा अन्य भाषाओं को गौण समझना, इस प्रवृत्ति को भाषावाद कहते हैं। मतलब क्या है, अपनी भाषा को, अपनी जो उनकी भाषा है, अपने क्षेत्र की भाषा है या कोई भी जो उनकी भाषा है उसको ही ठीक समझना और बाकियों से नफरत करना या उनको अपने से हीन समझना। यही डेफिनेशन जातिवाद में है, यही डेफिनेशन संप्रदायवाद में है, यही डेफिनेशन जो है क्षेत्रवाद में है। सेम डेफिनेशन आती है सब में कि अपनी उस चीज को औरों से ज्यादा समझना। चलिए जानते हैं कि भारत में भाषावाद कैसे आया, कैसे इसका विकास हुआ। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। उस वीडियो में हालांकि भाषावाद डायरेक्ट विभाजन से उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन विभाजन के बाद उत्पन्न होने वाली, क्योंकि उर्दू भी एक मुस्लिम लोगों की एक लैंग्वेज थी, उसको लेकर वो भी बीच में आई। तो मैंने उसमें जोड़ दिया है ये, और आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको अलग भी कर सकते हो उस क्वेश्चन में कि विभाजन से उत्पन्न समस्याओं में वो भाषावाद भाषा है थी कि नहीं थी। संविधान हमारा ये कहता है कि भारत 40% जो लोग हैं हिंदी भाषी हैं। संविधान में हिंदी को मिलाकर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 2011 के सर्वे के अनुसार लगभग 122 भाषाएं टोटल भारत में बोली जाती हैं। 40% लोग हिंदी भाषी हैं, फिर भी हमारे नेताओं ने कोशिश की भी, लेकिन इसको सरकारी भाषा तो हिंदी को बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पाए, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के जो भारत के लोग हैं उनमें काफ़ी भाषा को लेकर राष्ट्रीय भाषा ना बनाए जाने का को लेकर काफ़ी जो है वो इस पे जोर दिया गया दक्षिण भाषाइयों द्वारा। सैकड़ों भाषाएं मैंने बताया आपको यहाँ बोली जाती हैं। संविधान ने देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को केंद्र सरकार की सरकारी भाषा जो है वो जरूर घोषित किया है, लेकिन हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। राज्यों का पुनर्गठन जो है हमारा, वो केवल और केवल भाषा के आधार पर हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बने, वो भाषा के आधार पर ही बने, और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। कोई ना कोई राज्य भाषा के आधार पर बनता चला गया। एट प्रेजेंट 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि संविधान इस पर क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हिंदी भारत की सरकारी भाषा होगी, और इसके अलावा अंग्रेजी भाषा अगले 15 साल तक संघीय सरकार की आधिकारिक कार्यों में इसका प्रयोग जारी रहेगा। और अनुच्छेद 345 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाकर मतलब कोई भी राज्य कानून बनाकर आधिकारिक रूप से किसी अन्य भाषा को भी सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग कर सकता है। हालांकि अंग्रेजी भाषा संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक सरकारी भाषा के रूप में जारी रहनी थी, परंतु 1955 में डॉक्टर जीबी खेर की अध्यक्षता में एक सरकारी आयोग, सरकारी भाषा आयोग का जिसका गठन हुआ था, उसने कहा नहीं भाई, अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जिसका विरोध हुआ, क्योंकि दक्षिण भारतीय अन्य भाषाओं के लोग ये नहीं चाहते थे। और लेकिन अप्रैल 1963 में संसद में औपचारिक रूप से हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने सरकारी भाषा विधेयक प्रस्तुत कर दिया, और साथ में उनको ये भी आश्वासन देना पड़ा कि गैर हिंदी भाषाइयों पर ये नहीं थोपी जाएगी भाषा। 26 जनवरी 1965 को हिंदी सरकारी भाषा बन गई, लेकिन राष्ट्रीय भाषा को बनाने से लोगों ने इनकार कर दिया। इसके यानी कि लागू करने पर प्रश्न चिन्ह लग गया। बहुत दंगे हुए देश के अंदर, और सितंबर अक्टूबर
1961 में दिल्ली में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में एक सुझाव आया कि त्रिभाषी फार्मूला जो है वो सेकेंडरी शिक्षा में लागू कर दिया जाए। तो यहाँ से आइडिया लेकर 1966 में कवायद शुरू हुई कि ये तो वैसे भी ओवरऑल भी हम लागू कर सकते हैं त्रिभाषाई फार्मूला। तो 1966 में कवायद शुरू हुई। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम लाकर त्रिभाषा फार्मूला लागू कर दिया गया और जो है अभी तक लागू है, हालांकि विवाद है इसके ऊपर। और इसके अनुसार जो है वो त्रिभाषा फार्मूला पहले हम देखते हैं कि क्या है। इसको शिक्षा से भी फिर जोड़ दिया गया, परीक्षाओं से भी जोड़ दिया गया कि विद्यार्थी तीनों भाषाएं। अब ये तीन भाषाएं कौन सी हैं? इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी, हमारे देश की जो बहुसंख्यक भाषा है हिंदी, और तीसरी आप क्षेत्र की अपनी कोई भी भाषा अपने राज्य में ले सकते हैं। तो ये फार्मूला काफी सक्सेसफुल है, हालांकि इसके ऊपर विवाद है। भाषा की पृष्ठभूमि में ये जो जितनी भी चीजें बताई हैं ये भाषा की पृष्ठभूमि में आ गई है। भारतीय राजनीति पर इस भाषावाद के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय एकता को खतरा। सभी वेस्टर्न कंट्रीज में भी, बड़े बड़े देशों में ही एक राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी क्षेत्रीय भाषा या पारिवारिक भाषा उसका स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि भाषा फिर पूरे राष्ट्र को, जो राष्ट्रीय भाषा होती है, वो एक कर देती है। तो भाषाओं के ऊपर जो विवाद हो रहा है उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है अपना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य जितने भी हमारे बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। और 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों 6 संघीय क्षेत्र यानी कि यूटीज तो बना दी गई थी इनमें, लेकिन फिर भी ये समस्या जो है वो खत्म नहीं हुई और अब तक जो है अब 28 राज्य हैं, यानी कि उसके बाद भी ये समस्या चलती रही और राज्य बनते रहे। अगला है राजनीतिक दलों का निर्माण। देखिए, ये भाषा को मुद्दा बनाकर या इस भाषा के भेदभाव के कारण, भाषावाद के कारण कई राजनीतिक दल तो भाषा के आधार पर ही भारत में बन गए, जो कि समय समय पर पृथक राज्य की जो है पृथक भाषा की अपने लिए और हिंदी को ना थोपे जाने की बात करते रहते हैं। अगला है क्षेत्रवाद की भावना। भाषा के आधार पर ही क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ और विभिन्न भाषा बोलने वाले उसी के आधार पर ही पृथक राज्य की मांग करते रहते हैं, और जिससे भारतीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है। क्योंकि पहले भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है और हमने ये जाना कि 14 से 28 हो गए हैं राज्य, अब ये भाषा के आधार पर टूटते जा रहे हैं। आगे है सीमा विवाद। भाषा के कारण विभिन्न राज्यों में सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज भी अनेक राज्यों के बीच में ये विवाद बहुत जोर शोर से चल रहा है। उदाहरण के लिए आप पंजाब, हरियाणा ले सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल भी इसके एग्जाम्पल। भारतीय राजनीति पर इस भाषावाद के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय एकता को खतरा। सभी वेस्टर्न कंट्रीज में भी, बड़े बड़े देशों में ही एक राष्ट्रीय भाषा है। कोई भी क्षेत्रीय भाषा या पारिवारिक भाषा उसका स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि भाषा फिर पूरे राष्ट्र को, जो राष्ट्रीय भाषा होती है, वो एक कर देती है। तो भाषाओं के ऊपर जो विवाद हो रहा है उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है अपना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य जितने भी हमारे बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। और 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों 6 संघीय क्षेत्र यानी कि यूटीज तो बना दी गई थी इनमें, लेकिन फिर भी ये समस्या जो है वो खत्म नहीं हुई और अब तक जो है अब 28 राज्य हैं, यानी कि उसके बाद भी ये समस्या चलती रही और राज्य बनते रहे। अगला है राजनीतिक दलों का निर्माण। देखिए, ये भाषा को मुद्दा बनाकर या इस भाषा के भेदभाव के कारण, भाषावाद के कारण कई राजनीतिक दल तो भाषा के आधार पर ही भारत में बन गए, जो कि समय समय पर पृथक राज्य की जो है पृथक
भाषा की अपने लिए और हिंदी को ना थोपे जाने की बात करते रहते हैं। अगला है क्षेत्रवाद की भावना। भाषा के आधार पर ही क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ और विभिन्न भाषा बोलने वाले उसी के आधार पर ही पृथक राज्य की मांग करते रहते हैं, और जिससे भारतीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है, क्योंकि पहले भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है और हमने ये जाना कि 14 से 28 हो गए हैं राज्य। अब ये भाषा के आधार पर टूटते जा रहे हैं। आगे है सीमा विवाद। भाषा के कारण विभिन्न राज्यों में सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। आज भी अनेक राज्यों के बीच में ये विवाद बहुत जोर शोर से चल रहा है। उदाहरण के लिए आप पंजाब, हरियाणा ले सकते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल भी इसके एग्जाम्पल। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि भाषावाद क्या था, कैसे अस्तित्व में आया, इस भाषावाद की पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि यानी कि पीछे का इतिहास, कैसे कैसे आगे बढ़ा भाषावाद को लेकर। अब ये एक समस्या है। अभी तक जैसा हमने जाना, अभी तक राष्ट्र हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। त्रिभाषी फार्मूला लागू है। इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हिंदी भाषा, बहुसंख्यक हिंदी भाषाई हैं जो कि 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में। उनको हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हिंदी किसी भी प्रकार से प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि उसके लिए सहायक है। देखिए, कोई भी पारिवारिक और स्थानीय भाषा अखंड भारत को जो है वो एक नहीं कर सकती। एक भाषा राष्ट्र की होनी ही चाहिए। इसलिए उनको समझाना चाहिए हिंदी भाषी लोगों को कि अगर हम एक भाषा राष्ट्रीय हिंदी बना देंगे तो इससे उनकी प्रादेशिक भाषाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी प्रजातंत्र को विश्वास में लेकर किया जाए, जिससे उनकी किसी भी दूसरी भाषा को लेकर जिज्ञासा ना रहे। तीसरा है, भाषा के आदान प्रदान के लिए सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाए। चौथा है, पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यवहारिक बनाकर उसे सरल बनाया जाए। पांचवा है, त्रिभाषा फार्मूला व्यवस्थित रूप से केंद्र और राज्यों के स्तर पर भी सुचारू रूप से लागू किया जाए। प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार में सहायक हो सकती हैं। उसी दिशा में इनका भी विस्तार किया जाए, यानी कि प्रादेशिक भाषाओं को भी पूरा पूरा जो है वो आदर मिले, सम्मान मिले। अगला है, राजनीतिक संकीर्णता समाप्त करके राष्ट्र के हित में भाषा की समस्या को जो है वो सॉल्व किया जाए। अगला है, अंग्रेजी भाषा को जो है प्रयोग जो है इसका सीमित किया जाए, यानी कि कम प्रयोग किया जाए। प्रशासनिक कार्यों में एवं अनुवाद में जो होता है उसकी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जिससे भाषावाद काफी हद तक कम हो सकता है। लास्ट है, भाषाएं तो एक दूसरे से बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का माध्यम होती हैं। ये तो किसी भी भाषा के लोगों को परस्पर आपस में जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है। ये भाव देशवासियों के मन में जगाना चाहिए और जगना भी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और न्यू व्यूअर्स बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।